क्वेश्चन जो दिया Yes, था वो बन गया था आप लोगों से? yes sir. हाँ, मुस्कान ने बना लिया था। और सबसे बन गया था? बोलो भाई। बन गया था? देखो मैं समझा देता हूँ। ये दिया हुआ था, क्या था? y इज इक्वल टू kx स्क्वायर था ना। ये पाथ है, रिंग है, रिंग को मोड़, वायर को मोड़ के कैसा बना दिया? ऐसा। और उसका इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, यही तो था। Yes. अब कह रहा है कि इसके ना इस लोअर इंड पे, क्वेश्चन पढ़ लेना, इसके लोअर इंड पे एक रिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रिंग। रिंग है। जब हम इसको चला रहे हैं, इसको अच्छा, इस रिंग का मास कितना था? दिया हुआ था क्या मास? m। करें जब हम इसको चलाना शुरू किया, अभी रेस्ट में था तो रिंग यहाँ पे रुका हुआ था, एकदम लोअर इंड पे। जब हम इसको चलाना शुरू कर रहे हैं विद एक्सेलेरेशन ए से, विद एक्सेलेरेशन ए से, तो ये रिंग भी चलेगा। तो ये रिंग कहाँ पहुंच गया? चलते चलते यहां पहुंच गया, यहां। अब उसके बाद ये रिंग आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं आपको एक बात समझाऊं। अब उसके बाद ये रिंग आगे नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। मान लो कि ये जहां पहुंचा है, सपोज करो ये यहां पहुंच गया, इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा, यहां पहुंच गया, इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा। अगर आगे नहीं बढ़ रहा इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में हो गया। यस सर। अगर ये इक्विलिब्रियम में हो गया तो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख दो। देखो इसका मास कितना है? m, तो ये हो जाएगा mg, नीचे की तरफ चलेगा जी। नॉर्मल रिएक्शन इधर। फ्रिक्शन नहीं है इसमें, ये है? नहीं है। नहीं है, फ्रिक्शन नहीं। तो फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब देखो यहां अगर हम बात करें, ये चलते चलते यहां चल के रुक क्यों गया? इसके आगे क्यों नहीं बढ़ा वो? यहां पे वो क्या हो गया? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया। ये वर्ड आप लोगों ने नहीं सुना, ये वर्ड आप लोगों ने नहीं सुना। सुनाता हूं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वही जो आप इक्विलिब्रियम, जो आप मोशन की बात कर रहे हो ना, किसी बॉडी के मोशन की बात करते हो, तो मोशन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं है? बताओ। कोई बॉडी मोशन में होती है, अगर वो एक्सेलरेट कर रही है तो उसका उस पर नेट फोर्स जरूर लग रहा होगा, और वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। होता है कि नहीं होता है? बताओ जी। तो यहाँ जो नेट फोर्स है ना, यहाँ जो नेट फोर्स है वो बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन के। लेकिन चूंकि ये बॉडी किसमें है? यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम में हो गई। और अगर आप यहां से देखोगे, इस पे बैठ के देखोगे, तो आपको लगेगा कि ये यहीं पे रुकी हुई है जी। लेकिन एक्चुअली में ये क्या हो रही होगी? चल रही होगी। तो देखो एक्चुअल में क्या है, मैं बताऊं आपको कि जब ये यहाँ पे पहुंचा ना, जब ये यहाँ पे पहुंचा, तो देखो ध्यान से देखो, इस पे इन दो फोर्सों mg और n के अलावा और कोई फोर्स नहीं है। और देखो mg का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, n का डायरेक्शन इधर है, ये है जी। तो अगर मान लेते हैं कि ये किसी एंगल थीटा पे है, सपोज करो इसका डायरेक्शन किसी एंगल थीटा पे है, मान लेते हैं कि किसी एंगल थीटा पे इसका डायरेक्शन है, ये मान लेते हैं कि ये थीटा हो गया, क्लियर है? ये मान लेते हैं कि ये थीटा हो गया, कि यहां से हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल किस पे हो गया? ये थीटा पे, या हम थीटा मान लें वर्टिकल से, कि ये पहुंचते पहुंचते यहां, सपोज करो यहां से ये थीटा पे हो गया ऐसे, ठीक है? ये वाला एंगल कितना हो गया? मान लो थीटा, ठीक है? तो अगर ये थीटा हो गया तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये भी तो थीटा हो जाएगा जी। कि नहीं होगा? भाई पहले ये यहाँ पे था तो थीटा उस समय क्या था? 0।
अब नॉर्मल रिएक्शन से थीटा कितना एंगल बना रहा था? 0 बना, मतलब नॉर्मल रिएक्शन और mg के बीच एंगल कितना था? 0 था जी, Yes, sir. 180 था। n ऊपर की तरफ mg नीचे। अब यही चढ़ते चढ़ते यहाँ पहुंच गया, तो mg का डायरेक्शन नीचे तो अभी भी रहेगा, लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन इधर हो गया। इसका मतलब नॉर्मल थीटा के हिसाब से चेंज कर रहा है या इसके मोशन के हिसाब से चेंज कर रहा है। तो जब ये यहाँ पहुंचा है तो उस समय जब थीटा हो जाएगा उसका, तो ये थीटा हो गया उसका। अगर ये थीटा हो गया तो देखो इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, ये वाला ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा n n cos थीटा। cos थीटा, और Yes, नॉर्मल sir. का दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा। होगा कि नहीं बताओ? जी, अब मुझे ये बताओ कि n cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? ये सॉरी mg को कौन बैलेंस कर रहा है? n cos थीटा। n cos थीटा। और n sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? ME. कोई नहीं। कोई नहीं। तो इसका मतलब n sin थीटा एक नेट फोर्स है कि नहीं है? जी, और नेट फोर्स इज इक्वल टू, मास इनटू एक्सीलरेशन। Mass into acceleration. नहीं आया समझ में? आया सर। चूंकि ये यहाँ इक्विलिब्रियम में है, इसलिए n sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। बॉडी किसमें है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक। इसी का नाम डायनेमिक इक्विलिब्रियम है और कुछ नहीं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बॉडी मोशन में होती है, तो हम वहां दिखाते हैं कि नेट फोर्स और सूडो फोर्स मिलके 0 के बराबर होता है, और वो सूडो फोर्स यहाँ मास इनटू एक्सेलरेशन, और कुछ नहीं। क्लियर है? जी, उसको अभी छोड़ दो, आप छोड़ दो, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल है उसको छोड़ दो। तो सीधा सीधा देखो, यहाँ अगर आप वर्टिकल में देखें तो वर्टिकल में कौन बैलेंस कर रहा है? अगर आप, चूंकि वो इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल में बैलेंस्ड होगा, तो वर्टिकल में कौन बैलेंस कर रहा है? भाई समेशन एफ 0 कर दो, तो वर्टिकल में बैलेंस करने वाला कौन? n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। mg को। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। जी, समेशन fx इज इक्वल टू 0, तो n sin थीटा को बैलेंस करने वाला कौन? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो वो, चूंकि ये बॉडी किधर की तरफ मूव कर रही है, ये भी मास किधर की तरफ मूव कर रहा होगा? इधर की तरफ, ये एक्सेलरेशन से। तो ये n sin थीटा माइनस, चूंकि ये a एक्सेलरेशन से इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, और n sin थीटा आपने इधर लगाया है। अगर n sin थीटा की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो ये एक्सेलरेशन a वाली, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को, इधर वाली डायरेक्शन को क्या लेंगे? निगेटिव। यस सर। और वो बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। जी, जी, ठीक है? तो n sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। ठीक है? और ये n cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब आप यहां से देखो, इस फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से डिवाइड कर दो, सॉरी सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो। तो सेकंड इक्वेशन को अगर फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो देखो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू ma अपॉन mg। होगा कि नहीं बताओ? mm को Yes. खा गया, ये n को खा गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू A a upon by, अब tan थीटा कहां से निकाल लोगे? y इज इक्वल टू kx स्क्वायर से। Yes, sir. जी, क्या हमने बताया था आपको? यस tan सर। थीटा यहाँ से निकाल लो। tan थीटा निकालने के लिए क्या करोगे? इसे डिफरेंशिएट कर दोगे y को x के रिस्पेक्ट में। अगर y को x जी। के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो देखो क्या आएगा। यहाँ से इसे डिफरेंशिएट कर दो, x हो जाएगा क्यूब बाई dy k by x क्यूब बाई dx 3। इक्वल टू 2kx। होगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. और ये dy by डिफरेंशिएट dx कर का दीजिए। tan थीटा है, तो tan थीटा इज जी। इक्वल टू 2kx। होगा कि नहीं होगा? यस Yes, सर। sir. ये हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2kx, तो 2kx इज इक्वल टू a अपॉन g। तो क्या पूछ रहा है आपसे बताओ? X. कि हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेस कर जाएगा, यही तो पूछ रहा होगा। Yes, जी। sir. हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेस करेगा भाई? ये कर जाएगा डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में इसका। ये है इसका हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट है ये? x। तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। अब x की वैल्यू निकाल लोगे तो x कितना हो जाएगा? a x हो बाई जाएगा 2kg। a अपॉन 2kg। होगा कि नहीं बताओ? जी। Yes, sir. a अपॉन 2। अच्छा, आपसे कोई पूछे कितनी हाइट पे पहुंचेगा, तो हाइट निकाल सकते हो कि नहीं, ये बताओ? Yes, sir. हाइट निकालने के लिए क्या निकाल लोगे? y। अरे यही तो होगा। तो जी। x की वैल्यू यहाँ रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। आएगी कि नहीं बताओ? यस सर। Yes, sir. x की वैल्यू कितना रख दोगे? a अपॉन 2kg। तो A कितनी upon हाइट पे 2 पहुंच kg. जाएगा, निकल जाएगा?
Yes, sir. तो देखो कितनी हाइट पे A पहुंच square जाएगा by ये निकाल 4 लो। kg. तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, जहां x है आपका a/2 kg, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या हाइट कितनी हो जाएगी, k इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है a स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर g स्क्वायर, G. एक एक को खा जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा A a स्क्वायर square by 4 अपॉन A kg square square. upon 4 kg square. ये हो गया भाई, Square. ठीक है। G. Yes, sir. कर लोगे ऐसे प्रॉब्लम्स। Yes, sir. अब आ जाओ आगे चलते हैं, एक आध प्रॉब्लम और देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम मुझे दिखा, मैं सोच रहा हूँ आपको दे दूं, देखो बना पाते हो कि नहीं आप। छोटा सा है, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप बना सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। ये पुली है, कुछ भी नहीं है, आप बहुत आराम से बना सकते हो। मुझे बस बना के दिखा दो, मुझे तसल्ली हो जाए, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग बना सकते हो, इसलिए मैं दे रहा हूँ। और नहीं भी बना पाते तब भी देता मैं आपको, क्योंकि मुझे बनवाना है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। बहुत ध्यान से बनाना। एक 3 मास है, ऐसे ऐसे लटका है, ठीक है। A B C, ठीक। G. मास ऑफ A इज इक्वल टू मास ऑफ B इज इक्वल टू मास ऑफ C इज इक्वल टू M मान लो, या कोई वैल्यू दे दूं, चलो वैल्यू दे देता हूं, 5 kg। कितना दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. A B C तीनों का मास कितना है, 5 kg है। 5 kg. अच्छा ये बताओ इसमें कितनी रस्सी हमने यूज करी है? 2. तो इस वाली रस्सी में टेंशन बता दो। What will be the tension in This Rasi. what will be the tension between B and C? What will be the tension? टेंशन क्या होगा between रस्सी B and C? What will be the tension between रस्सी B and C? रस्सी B और C के बीच क्या टेंशन होगा, जल्दी से बताओ। फिर हम आगे बढ़े। What will be the tension between रस्सी B and C? टेंशन रस्सी B और C के बीच में क्या होगा? B और C के बीच टेंशन कितना होगा? अरे यार सिंपल सा प्रॉब्लम है भाई। अरे हुआ, पता नहीं क्या कर रहा है। कितना आया टेंशन? नहीं हुआ? नहीं सर। और यार पढ़ क्या रहे हो तुम लोग? ये बताओ किधर मास ज्यादा है पुली के इस तरफ, बी और सी वाला या ए वाला? BNC. इधर की तरफ मास ज्यादा है ना, तो एक्सेलरेट हो जाएगा ना इधर की तरफ, G. और इधर ऊपर चला जाएगा। अरे यार इसमें टेंशन T1, यहाँ MG लिख लो। इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, यहाँ MBG, यहाँ MCG। अरे यार इसमें T2 नहीं आया। अरे मैंने जो बनाया वो दिखा के नहीं आपको यार, पता नहीं क्या। Yes, sir. मैंने फ्री वर्ड डायग्राम बना दिया। एक तरफ से देखो, इसमें कौन बड़ा, सब T1 बन या गया। MAG? T1. इसमें कौन बड़ा, बी वाले पे? T2 T2 और और MBG. MBG। तो T2 प्लस MBG माइनस T1 इज इक्वल टू MBA। क्वेश्चन सेकेंड, इसमें कौन बड़ा, सी वाले पे? सर MCG. MCB सॉरी MCG, तो MCG माइनस T2 इज इक्वल टू MCA। अरे तुम लोग यार पढ़ नहीं रहे हो। कहते हैं कि एचसी वर्मा बना लो, ये बच्चे नहीं बनाओगे ना तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तीनों को जोड़ दे, तीनों को
जोड़ दे, देख टेंशन अपने आप खत्म हो जाएगी। और नहीं हो रहा है तो समझ लो क्या कर रहे हो, गड़बड़। मैंने बोला था आप लोगों से। तो देखो ये क्या हो जाएगा, MC प्लस MB माइनस MA इंटू G इज इक्वल टू MA प्लस MB प्लस MC इंटू A। नहीं है रे बाबू, हैं? बोलो। सर आ गया। ये तीनों अब तो आ ही जाएगा। इन दोनों का मास 5 5 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 5G इज इक्वल टू 15A। A इज इक्वल टू कितना आया, G/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A इज इक्वल टू G/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब A पता चल गया, आपको T2 निकालना है। A की वैल्यू यहाँ रख दो, थर्ड वाले में T2 निकल जाएगा। देखो T2 कितना आएगा, अरे B और C में ही तो टेंशन चाहिए, तो B और C में कितना टेंशन माना है, sir. T2। तो देखो हो जाएगा MCG, किस इक्वेशन में रख रहे हैं, थर्ड वाले में, तो MCG माइनस T2 इज इक्वल टू MC इंटू A कितना है, G/3। तो T2 कितना हो जाएगा भाई, T2 हो जाएगा MCG माइनस MCG/3, तो ये हो जाएगा 2MCG/3। MC की वैल्यू 5 है, तो 5 2 जा 10, 10G/3। पता नहीं क्या कर रहे हैं सब लोग, हैं? कितना आएगा, 2MCG/3। क्यों रे बच्चे, डेली डेली मैं एक नया क्वेश्चन लेके आऊंगा, ऐसे ही दे दूंगा, आप बना लोगे फिर गायब। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ HC वर्मा बनाओ, HC वर्मा बनाओ, HC वर्मा बनाओ। बनाने का कुछ मतलब होता है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि HC वर्मा बनाने का कुछ मतलब होता है। आप उसको बनाएंगे, उसकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी तो यहाँ सही रहेगा काम। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, HC वर्मा बनाइए, नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगी, नहीं बनाएंगे तो दिक्कत दिक्कत होगी। यही दिक्कत हो रही है, प्रैक्टिस नहीं है आपकी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो यही सब होगा। जबकि उस समय आप कर पा रहे थे इन सब जो है क्वेश्चंस को, आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिस किए होते तो हो जाता ही है। बोलो भाई, प्रैक्टिस किए होते तो हो जाता कि नहीं, बताओ। यस सर। अब हम नहीं करोगे तो हम क्या करें भाई, बताओ। अब देखो ये कह रहा है कि ये वर्टिकल वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल वॉल है, मतलब फ्लोर है। इस पे एक लैडर ऐसे लगाया गया है, ऐसे। समझ में आ रहा है कुछ? यस लैडर कैसा है, यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। कैसा है, यूनिफॉर्म। ये एंगल कितना डिग्री है, 37 30 दिया है डिग्री। 30 डिग्री, 37 नहीं दिया, 30 दिया है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। यस सर। कह रहा है कि एक लैडर है जिसका मास है 1.6 किलोग्राम। मास कितना है इसका, 1.6 के। इस लैडर का लेंथ दिया हुआ है बच्चे, क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसको आप करके मुझे बता दो फटाफट। लेंथ दिया है कितना, L, कितना लेंथ दिया है, L। अब इस लैडर का क्या कुछ पार्ट जो है वॉल से बाहर है, हाँ यस सर। इस लैडर का कुछ पार्ट वॉल से बाहर है, वो ये कह रहा है। कह रहा है कि L लेंथ की लैडर है और इस लैडर का कुछ पार्ट वॉल से बाहर है। इस लैडर पे जो वॉल के कारण नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन इस लैडर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है। मान लो N2,
ठीक है, क्या कह रहा है, मैं Yes, फिर से sir. पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ, एक यूनिफॉर्म लैडर है जिसका मास 1.6 किलोग्राम है, उसका लेंथ L है, वो रेस्ट में है और ऐसे है, ठीक है। Yes, sir. एक वर्टिकल वॉल है जिसकी हाइट उसने दे दिया है कि इसकी हाइट h है, वो कह रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, H. वर्टिकल वॉल की हाइट h है। The reaction force of the wall on the stick is perpendicular to the stick. कह रहा है कि रिएक्शन फोर्स जो वॉल के कारण है स्टिक पे वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू द स्टिक है। तो परपेंडिकुलर टू द स्टिक क्या ये N2 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। Yes, sir. क्लियर है, कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू द स्टिक। The reaction force of the wall on the stick is perpendicular to the stick. The stick makes an angle of 30 degree with the wall and the bottom of the stick is on a rough surface. यहाँ रफ सरफेस है, कैसा है, Rough surface. रफ सरफेस, ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, Yes, sir. रफ सरफेस। The reaction of the wall on the stick is equal in magnitude to the reaction of the floor on the stick. The reaction of the wall on the stick is equal, लिख लो, कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन लिख लो कि the reaction of the wall on the stick is equal in magnitude to the reaction of the floor on the stick, to the reaction of the floor on the stick, to the reaction of the floor on the stick. Yes, sir. ठीक है, लिख लिया। हाँ जी सर। Yes, sir. कह रहा है कि the ratio of H by L, H by L का रेशियो आपसे पूछ रहा है एंड फ्रिक्शन फोर्स एट द बॉटम ऑफ स्टिक, ये दोनों आपसे पूछ रहा है क्या, H by L का रेशियो और फ्रिक्शन फोर्स Ratio. ऑन द, नहीं, H by L का रेशियो और फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है आपसे, फ्रिक्शन फोर्स एट द बॉटम ऑफ द स्टिक, फ्रिक्शन फोर्स एट द बॉटम ऑफ द स्टिक, यहाँ पे वो आपसे फ्रिक्शन फोर्स। एक कंडीशन दी है, क्या कह रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है वही नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे भी लग रहा है। मतलब अगर यहाँ आपने N2 दिखाया तो यहाँ कितना दिखाओगे, N2, ये N2 है भाई, ठीक है। यहाँ सरफेस स्मूथ है, लिख लो, यहाँ स्मूथ है। कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो आपको H by L का रेशियो बताना है और क्या बताना है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा। अच्छा ये बताइए, स्लाइड करेगा तो किधर जाएगा, आगे की तरफ, तो पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे जी। यहाँ फ्रिक्शन पीछे। तो अब कुछ नहीं बचा इसमें, एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, आप जल्दी से बता दो। एडवांस 2016 का क्वेश्चन, जल्दी से बता दो, सब कुछ दे दिया आपको। कितना, मैं ऑप्शन दे दूं? यस सर। ऑप्शन दे देता हूं मैं, लिखो। ऑप्शन ए है √3/16, मतलब पहले H by L का रेशियो लिख रहा हूं मैं, कॉमा फ्रिक्शन है उस पे 16 √3/3, ठीक है। बी 3/16 कॉमा
16√3/3 C 3√3/16 अभी चुप हो जा। कॉमा 8√3/3 D 3√3/16 16√3/3 चार ऑप्शन है। दूसरा वाला जो हर क्वेश्चन में जो दूसरा वाला कॉमा के बाद है वो आपका क्या है? फ्रिक्शन। और पहला वाला H/L का रेशियो बन जाएगा। यस सर। यस सर कर रहे हैं। हाँ जल्दी बना दो बच्चे। सर ऑप्शन बी। हैं? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस सर। रुक जाओ, नहीं भैया ऑप्शन बी नहीं है। अच्छा ऑप्शन बी इसलिए क्योंकि सब अलग, सबसे अलग ये है 3/16 इसमें दिया है और इसमें 16√3/3 दिया है, इसलिए न रे। बहुत सही। अरे पगली वही नहीं होगा। सर सर ये तो 16√3 तो ए और डी में भी है। हाँ? ए और डी में भी है ना 16√3/3। ना ए और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ 3/16 दिया था, इसलिए क्या सबसे अलग दिख रहा था इसलिए मार दिया इसने। नहीं सर। ऑप्शन डी। फिर? हैं? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन ऑप्शन ए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस। ये किसका ऑप्शन है? मुस्कान। मुस्कान। ऑप्शन डी सही है भाई। यस सर मेरा भी वही आ रहा। ऑप्शन डी सही है। देखो इधर देख, इसका फ्री वाई डायग्राम बना लो। बना रहा हूं मैं, देखो देखो कैसे ऑप्शन डी है। मैं बना रहा हूं इसका फ्री वाई डायग्राम, देखो इसको ड्रॉ कर लो। ये हो गया mg, यहां लग गया। कितना है? 1.6 kg है ना। g की वैल्यू 10 है। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बताया नहीं था, आप लोग लिख लिए होंगे वैसे। तो ये 16 न्यूटन हो गया, ठीक है। यहां से कितनी लेंथ पे? L/2 पे। L/2 पे, अरे यही तो होगा। यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है जो कि बताया गया है आपको, और यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो ऊपर लग रहा है N2 ही। N2 क्यों? क्योंकि वो कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों जगह नॉर्मल रिएक्शन सेम है, ठीक है। और यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है इधर F। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर? नो सर। अब आप देखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है तो हम उसमें अब कुछ नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री था और कुछ नहीं था। ये कितनी हाइट दी हुई है? एच। ये एंगल दिया हुआ है क्या आपको? देखो बोलो, क्या ये लेंथ निकल जाएगी ये वाली? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है भाई साहब तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये लेंथ निकल जाएगी कि नहीं? मान लो ये वाली। यस सर। मैं एच हाइट दिया हुआ है, ये अगर इसे ट्रायंगल एक मानोगे तो ये वाला हाइपोटेनस ही तो होगा। यस सर। अच्छा ये लेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? सर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर लेंथ नहीं मिलेगी तो आप उसका क्या नहीं निकाल सकते? मोमेंट नहीं निकाल सकते, और मोमेंट नहीं निकाल सकते तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा आपसे। या है कोई तरीका सॉल्व करने का? हो सकता है। समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई 0 कर दो तभी हो जाएगा क्या? तब Yes, एच बाई एल, तब एच नहीं निकल पाएगा। करना ही पड़ेगा आपको, वो करना ही
पड़ेगा। पड़ेगा। इसमें कोई उसमें कोई इफ बट नहीं है, आपको करना ही होगा, यस सर। आपको करना ही होगा। तो पहले आप समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई जीरो कर लो। तो समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई जीरो कर लोगे तो क्या होगा बच्चे, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो इधर बहुत सारा लिख दिया मैंने, ये देखो समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई जीरो कर रहा हूं मैं, तो देखो क्या होगा। अगर आप समेशन एफ एक्स जीरो करोगे तो देखो बच्चे, समेशन एफ एक्स जीरो कर दिया, एक्स डायरेक्शन में फोर्स, समेशन एफ एक्स जीरो कर दिया, एक्स डायरेक्शन हमने इसको एक्स माना है, इसको हमने एक्स माना है और इसको हमने वाई माना है। मुझे लगता है आपने भी यही किया होगा जिसने किया है। अब देखो यहाँ एफ एन टू 16, ये तो सब एक्स में सब एक्स वाई में है, यही एन टू जो है ना ये वाला, ये ना तो एक्स में है ना तो वाई में है, तो इसे आपको तोड़ना पड़ेगा। इसको एक डायरेक्शन इधर, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा लिख लो। अब देखो ये एंगल अगर 30 डिग्री है, एंगल निकाल सकते हो क्या ये वाला, अगर ये एंगल 30 डिग्री 60 है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री 60 होगा, और ये 60 तो ये वाला 30 होगा कि नहीं बोलो। यस सर इसका मतलब है N2 का इधर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, N2 का इधर वाला कंपोनेंट ये वाला, N2 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा N2 cos 30 और ये हो Yes. जाएगा N2 sin 30। ये सब मैं डेली कराऊंगा तब भी आपसे नहीं होगा जब तक आप नहीं करोगे इसको। आप अपने घर पे जब तक नहीं करोगे बच्चे तब तक मेरे डेली कराने से नहीं होगा। N2 sin 30 N2 cos 30। अब देखो इधर समेशन एफ एक्स जीरो किया हमने, सारे फोर्स को तोड़ दिया, चलो टूट गया सारा फोर्स। अब देखो N2 sin 30 N2 cos 30, ये हॉरिजॉन्टल में हो गया, ये वर्टिकल में हो गया। समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई जीरो कर लो। देखो एक्स डायरेक्शन में समेशन एफ एक्स जीरो किया, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है आपको दिखाई पड़ रहा है, N2 cos 30 और F, तो ये हो जाएगा N2 cos 30 इज इक्वल टू F। चलेगा क्या, ये इक्वेशन फर्स्ट यस दिख रहा होगा मुझे लग रहा है आप लोगों को। यस सर। समेशन एफ वाई जीरो कर लो, वाई डायरेक्शन में फोर्स देखो कौन सा है, N2 sin 30 ऊपर है, N2 ऊपर है, 16 नीचे है, N2 sin 30 प्लस N2 इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन सेकेंड। यस सर क्लियर है। यस सर। अच्छा अब देखो यहाँ कितने अननोन हैं, दो, बोलो यस यस सर 2, और कितने इक्वेशन, 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन। तो मुझे लगता है कि ये 2 इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं बताओ। यस हो जाएंगे, कर दो देखो, तो इस 2 इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व हो गए, कर दिया हमने सॉल्व। देखो तो यहां से तो F निकल जाएगा आपका। इस वाले इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें सीधा सीधा N2 की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं बोलो। यस सर इक्वेशंस को सॉल्व कर दो तो N2 कॉमन, यहाँ N2 sin 30 है, sin 30 मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा N2/2 प्लस N2, तो मतलब 3N2/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो। यस सर। इज इक्वल टू 16, N2 इज इक्वल टू हो गया सर वो 1.6 है ना, बटा 3 है, 1.6 मास था ना, तो उसमें G का मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 हो गया ना। ओके सर। तो N2 हो गया 32/3, चलेगा क्या। यस सर। अब N2 32/3 हुआ, इस फर्स्ट इक्वेशन में N2 की वैल्यू रख दो तो F की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो F कितना आया, F आ गया आपका N2 32/3, तो 32/3 इंटू cos 30 है √3/2, तो 2 16 32,
तो ये हो जाएगा 16√3/3। 3 ये तो पहला ऑप्शन, ये तो फ्रिक्शन आ गया भाई। तो देखो 16√3/3 तीनों में है, इसमें है, ए में है, और किसमें है, बी में है, और किसमें है, डी में। इसका मतलब है ऑप्शन सी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब H/L निकाल लो। क्या निकाल लो? H/L. H/L कैसे निकलेगा? देखो H/L निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां देखो, अब आपको मोमेंट लेना ही पड़ेगा। Yes, क्या sir. लेना पड़ेगा? Moment. मोमेंट लेना ही पड़ेगा। बिना मोमेंट के काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये हटाऊं मैं, ये वाला हटा दूं अब? यस सर। चलो हटा देता हूं मैं। अगर आप देखो ध्यान से, N2 की वैल्यू याद रखना 32/3, ठीक है, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली डिस्टेंस अब आपको पता चल रही होगी। ये वाली डिस्टेंस पता चल रही है क्या आपको? अगर ये हाइट h है तो इस हाइट के टर्म में ये वाली लेंथ पता चल जाएगी क्या? हाइपोटेनस ही तो होगा। अब देखो किसी ट्रायंगल का ये एंगल, ये हाइट पता है और ये एंगल पता है 30 डिग्री, तो क्या ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी? इसे अगर ABC मान लो तो क्या AC की डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगी? पता चल जाएगी। कैसे? देखो यहाँ लिख लो, ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया इस एंगल के लिए। तो बेस अपन हाइपोटेनस किसमें आता है? कॉस में। तो कॉस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना है? h, हाइपोटेनस है AC। तो AC की वैल्यू मुझे लगता है आ गई आप लोगों के पास, h अपॉन कॉस 30 आई कि नहीं बताओ? यस सर। h अपॉन cos 30। तो AC की वैल्यू हो गई h अपॉन cos 30, h अपॉन cos 30। ये हो गया AC की वैल्यू। ठीक है, यस अब सर। ये अगर लेंथ पता चल गई, मैं इसलिए इस लेंथ को इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि ये लेंथ आपके पता होते ही इस वाले N2 का ना इसके अबाउट मोमेंट ले लो, काम खत्म हो जाएगा। तो मोमेंट किसके अबाउट लेना पसंद करोगे? इस पॉइंट के अबाउट। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादा फोर्स लग रहा है। मैंने मान लिया इस पॉइंट को A, तो आप लिख लो कि मोमेंट अबाउट पॉइंट A। मोमेंट अबाउट पॉइंट A कितना होगा बताओ? मोमेंट अबाउट पॉइंट A समेशन MA इज इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ ध्यान से देखना, हम N2 के कारण मोमेंट इस पे ले लें या N2 के कंपोनेंट के कारण इस पे मोमेंट लेने, बात बराबर है। तो चूंकि N2 हमारा, N2 सीधा सीधा इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर मिल रहा है हमको, तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्लियर है? यस नहीं आया सर। समझ? यस सर। आया ठीक है, तो सर। हम डायरेक्ट N2 के कारण मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं। तो देखो N2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो यहां से यहां तक, ये वाली है। ये डिस्टेंस कितनी आई थी? AC, और AC कितना था? h/cos 30। तो h/cos 30 यही तो होगा N2। अच्छा, इस वाले के कारण 16 के कारण बोलो इस पे 16 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस। ये लेंथ कितनी है? L/2 है ना? यस सर। ये कितनी है? L/2 है। तो ये वाली लेंथ आपको चाहिए परपेंडिकुलर के लिए ना, इस फोर्स के लिए यही डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर होगी। यस सर। क्या ये डिस्टेंस आप लिख सकते हो क्या? ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। 30। और ये आपका L/2 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L/2 sin 30 या cos 30? ये वाला डिस्टेंस बच्चे, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा L/2 sin 30। जिसको नहीं समझ में आए मुझसे पूछ ले, होगा कि नहीं L/2 sin 30? यस पक्का ना? यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा L/2 sin 30। और 16 के कारण इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो आप 16 इंटू L/2 sin 30 इज इक्वल टू 0, और कोई फोर्स नहीं है, बराबर 0। ये आपने सीखना पड़ेगा। N2 की वैल्यू है कितनी? 32/3।
N2 की वैल्यू 32/3 पीछे से देखो 32/3 इंटू H cos H by cos 30 cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ √3/2 तो मतलब 2/√3 हो जाएगी। यस सर। थोड़ा सा चलाना पड़ेगा आपको मेरी तरह 2 8 जा 16 तो ये हो जाएगा 8L sin 30 कितना 1/2 यस ये सर। 2 4 जा बराबर किसके 0 के। तो देखो इस 4L को उधर ले जाओ और ये जो H वाला टर्म है वो इधर रहेगा तो L से डिवाइड कर देना तो H/L का रेशियो आ जाएगा। आएगा कि नहीं बोलो। यस सर। यहां से देखो यहां से देखो तो ये मैं कर रहा हूं आप देखो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2H डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 4L। दिख रहा है सबको। यस सर। तो H/L क्या हो जाएगा बताओ। H/L क्या हो जाएगा देखो बाकी सबको उधर फेंक दो तो इधर फेंकोगे तो हो जाएगा 4 से 3 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा होगा डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 32 इंटू 2 यस। तो 4 8 जा 32 तो H/L आ गया H/L आ गया आपका 3√3 डिवाइडेड बाई 16 मीटर 16 मीटर उटर कुछ नहीं क्योंकि रेशियो है ना लेंथ का। तो H/L का जो रेशियो आया वो 3√3/16 आया कि नहीं बोलो। यस सर। यस सर। और फ्रिक्शन जो आया था वो कितना आया था 16√3/3 16√3/2 3 16√3/3 तो फ्रिक्शन आ गया था आपका 16√3/3 और ये आया 3√3/16। यस यस सर। मुस्कान और वो उसके अलावा सब लोग जो है देखते रह गए। देखो मत यार कुछ करो। सर किया तो था। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। एक और उसने क्या नाम है उसका आंसर बताया था बाकी सब धरे के सर धरे रह मैंने भी बताया था। गुड बताया था अच्छी बात है बहुत बढ़िया है ठीक है। देखो आप कंसेप्ट कुछ भी नहीं है मैं आपको सीधा सीधा यही सर समझा रहा हूं कि कंसेप्ट जो था वो मैंने आपको दे दिया है। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको सिखाया फ्रिक्शन लगाना मैंने आपको सिखाया और आपको मैंने ये बताया कि मोमेंट कैसे लेते हैं। अच्छा इसके अलावा कुछ और है क्या। नो सर। नहीं है लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे हो मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। एक क्वेश्चन दिया था वो 3 मार्क्स का एक इधर 2 इधर लटका दिया था टेंशन पूछा हवा या गुम हो गई। सर नेटवर्क नहीं था। सर मैं ज्वाइन नहीं होती उस टाइम तक। आपने दूसरा क्वेश्चन दे दिया था। मेरे बच्चों मेरी बात मान लो मैं जो कह रहा हूं उसे सुन लो। जानते हो 11th आपको फंसाता है 12th नहीं फंसाता है। 12th में आपको रटा है तो ठीक नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। यस सर। 11th में आपको रटना तो है ही नहीं यहाँ पे समझने के अलावा आपको कंसेप्ट आना चाहिए और उस पर प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक आप नहीं कर सकते कोई काम। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। यस सर। मेरे बच्चों इस बात को मान लो नहीं मानोगे तो पछताओगे हम नहीं जानते थे ठीक है। मैंने न्यूटन्स लॉ में और आगे भी यही चलेगा। अभी आप वर्क एनर्जी की बात कर रहे हो सर्कुलर मोशन में दो मोशन है जैसे वहां ट्रांसलेशनल मोशन में हमने 2 मोशन पढ़ा था कौन कौन सा हमने वहां पढ़ा था ट्रांसलेशनल में एक तो काइनेटिक पढ़ लिया था काइनेमेटिक पढ़ लिया था और फिर आगे न्यूटन्स लॉ में हमने काइनेटिक यूज किया था एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आ रहा था कि नहीं आ रहा था ये बताओ फोर्स के साथ ठीक है। तो सर्कुलर में भी है एक तो उसका काइनेमेटिक वाला पार्ट दूसरा उसका काइनेटिक वाला पार्ट जहां फोर्स की बात होगी। अभी हम पढ़ाएंगे तो देखना आप फोर्स की भी बात होगी उसमें ठीक है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन सर्कुलर पे बनते हैं
ठीक है, उसमें भी कंसेप्ट 2 ही 3 है, उसके अलावा कंसेप्ट ही नहीं है, उसमें भी कंसेप्ट 2 ही 3 है, उसके अलावा है ही नहीं। मतलब टोटल अगर आप 200 कंसेप्ट है पूरे फिजिक्स में, अगर आप उसे जान लोगे तो समझ लो आपका काम होगा। 200, बाकी प्रैक्टिस है, थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट लगाओ, हो जाएगा। और फिजिक्स फंसाता है, ये बात जान लीजिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आज प्रैक्टिस ही कराऊंगा, मैं नहीं पढ़ा रहा, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, मैं प्रैक्टिस ही कराऊं। अगला क्वेश्चन देखो, लेकिन HC वर्मा आप संडे को बना के मिलना मुझसे, आज और कल, आज और कल पूरा, हाँ पूरा टाइम है आपके पास। जो है फ्रिक्शन का HC वर्मा आप बना के मुझसे संडे में। 25 एक क्वेश्चन है, लिख लो। A block of mass 5 kg, a block of mass 5 kg is number A, sorry, number 1, not A, number 1, pushed in case A, pushed in case A, करेक्ट, केस A में pushed कर रहे हैं, pushed in case A, and number second, pulled in case B, pulled in case B, pulled in case B by a force F is equal to 20 Newton, by a force F is equal to 20 Newton, 20 Newton, making an angle of 30 degree with the horizontal, making an angle 30 degree with the horizontal, with the horizontal, ठीक है, as shown in figure. The coefficient of friction between the block and floor is 0.2. The coefficient of friction between the block and floor is 0.2. The difference between the acceleration of the block, the coefficient of friction is 0.2, लिख लो। The difference between the acceleration of the block, the difference between the acceleration of the block in case B and case A will be, in case B and case A will be, क्या होगा, will be, G की वैल्यू 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिगर दे रहा हूं, तुरंत दे रहा हूं, इधर देखो, ये है 2 केस दिया हुआ है, केस 1 केस 2, बड़ा हो गया, ये छोटा, ये है, इसमें कह रहा है कि इसको ऐसे पुश कर रहा है, कहां से, सेंटर से। देखो इंपॉर्टेंट इज, सेंटर नहीं दिया होता IIT बड़ा ना अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ये है ऐसे पुश कर रहा है, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन दिया है ना, 30 डिग्री, ठीक है। ये ब्लॉक, ये है केस A, ठीक, और केस B में वो क्या कर रहा है, ये केस B है, इस केस B में उसी ऑब्जेक्ट को
वह 30 डिग्री पे पुल कर रहा है, ये पुल कर रहा है। F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ये 30। इस क्वेश्चन को आप बनाओ, फिर मैं आपको एक कंसेप्ट छोटा सा समझाता हूँ, ठीक है। ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल में या कहीं पे भी कि किसी बॉडी को पुल करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू पुश करने के। किसी भी बॉडी को क्या करना आसान होता है? पुल करना। पुल करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू किसके? पुल करने। पुल करने, सॉरी पुश करना आसान, पुल करना आसान होता है एज कंपैरिजन टू पुश करने। मतलब आप किसी को धक्का दोगे तो धक्का देना ज्यादा कठिन होता है बनस्पत खींचने के। खींचने की। क्यों? क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर वहीं छुपा हुआ है। दोनों का एक्सेलेरेशन निकाल लो। केस ए का एक्सेलेरेशन क्या होगा, केस बी का एक्सेलेरेशन क्या होगा, दोनों के एक्सेलेरेशन का डिफरेंस आपको बताना है। मैं ऑप्शन बता देता हूं आपको, 0.4, 3.2, 0.80। 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग बना लो, समझ में आ जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग बना लो, समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी बनाओ। इस जो है पेज को मत देखना, मैं बना देता हूँ। इस पे टाइम लग रहा है आप लोगों से, मैं इस पे बना देता हूँ, आप लोग इसे देख लेना, ठीक है। सर ऑप्शन सी। हाँ, सर 0.796 आ रहा है। 0.8 आ रहा 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। है। यस सर। गुड, देखता हूँ। यही तो किया होगा। चलो मैं कर रहा हूं, देखो किस पे। अच्छा ये मुझे ये बताओ, किस पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लग रहा है, ए वाले पे कि बी वाले पे? ए पे। तो जिस पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, क्या उस पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा? Yes, sir. क्योंकि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन। Normal. रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा, और जिसका फ्रिक्शन ज्यादा उसको चलाने में मुश्किल की आसान? मुश्किल। तो जब आप पुश करते हो किसी चीज को, पुश करके ले जाते हो, तो आप ऐसे नहीं ले जाओगे, किसी न किसी एंगल पे उसे पुश करते हो। यस सर। तो जब आप एंगल पे पुश करोगे ना, तो एक कंपोनेंट वो आपके फोर्स का किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। और दूसरा कंपोनेंट किधर लगेगा? आगे की तरफ। आगे की जब आप पुश करोगे, जैसे देखो पुश हमने किया यहाँ पे,
तो इस फोर्स 20 का एक कंपोनेंट 20 cos थीटा जो कि आगे की तरफ इसे ले जा रहा है, और इस कंपोनेंट का इसका दूसरा कंपोनेंट 20 sin थीटा जो कि उसको नीचे की तरफ दबा रहा है। तो इसी नीचे की तरफ दबाने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। बढ़ गया। अगर आप यहाँ नॉर्मल रिएक्शन देखो बच्चे, तो नॉर्मल रिएक्शन ए के केस में हो जाएगा कितना, 50 प्लस 20 sin 30 होगा कि नहीं होगा, बोलो? यस क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, sin 31/2 10, मतलब ये हो जाएगा 60 न्यूटन। कितना? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। और अब देखो यहाँ पे बी के केस में, बी के केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, इन केस ऑफ बी नॉर्मल रिएक्शन देखो, बी के केस में नॉर्मल रिएक्शन देखो, ये हो जाएगा 50 माइनस 20 sin 30, होगा कि नहीं बताओ? सर 40। 50 माइनस 20 sin 30, तो ये क्या हो गया, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। कौन बड़ा, ए वाला कि बी वाला? ए वाला। ए वाला। अब वाला। ए पे फ्रिक्शन देख लो, फ्रिक्शन ए पे कितना हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एट ए। नॉर्मल रिएक्शन ए पे कितना है, 60, म्यू कितना है 0.2, तो 0.2 इंटू 60 कितना हुआ, 6 दूना 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। और यहाँ कितना हो गया बी पे फ्रिक्शन, बोलो? म्यू इंटू एन बी, ये हो गया 0.2 इंटू 40, 8 न्यूटन। ये हो गया 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। तो यहाँ फ्रिक्शन हो गया 12 न्यूटन, यहाँ फ्रिक्शन हो गया 8 न्यूटन। ठीक है? अच्छा भैया, फ्रिक्शन 8 न्यूटन हो गया, तो यहाँ फ्रिक्शन हो गया 8 न्यूटन, और यहाँ फ्रिक्शन हो गया 12 न्यूटन। ठीक है भाई? अब ये 20 cos 30 दोनों को आगे की तरफ खींच के ले जा रहा है, तो 20 cos 30 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आएगा 10√3, आएगा कि नहीं, बोलो? यस पक्का ना यार? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? यस आ रहा है। ये देखो, ये 20 cos 30, ये भी तो ही जाएगा 10√3 न्यूटन, होगा कि नहीं, बोलो? अच्छा ये Yes, sir. बताओ, 10√3 बड़ा कि 12 बड़ा? पहले 12 वाले केस में 10√3 बड़ा या 12 बड़ा? 12 अब बहुत सही बेटा, 10√3 सर √3 10√3 बड़ा होता है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 होती है। 7 यस सर। यस सर। 1.73 में 10 से मल्टीप्लाई कर कितना हुआ, 17.3 17.3। 17.3 और 12 में कौन बड़ा है? 17.3 बड़ा। 17.3। मारेंगे ना, ये बड़ा है ना, Yes, ये sir. बड़ा है कि नहीं, ये बताओ? ये वाला बड़ा है किससे, इससे? इसका मतलब बॉडी किधर की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, तो एक्सेलेरेशन इधर की तरफ ही तो होगा। यस सर। एक्सेलेरेशन ए मान ले, तो बता कितना एक्सेलेरेशन हो जाएगा इसका, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स लगेगा 10√3 माइनस 12 इक्वल टू मास ऑफ ए। मास ऑफ ए कितना है, 5 kg, तो 5 इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ ए, तो 5 a, तो 10√3 माइनस 12, तो 10√3 माइनस 12 कितना हो जाएगा भाई, देखो? तो ए हो गया आपका 17.3 होता है ना, तो 17.3 माइनस 12 कितना हो गया, या इसे ऐसे ही रहने दे, 10√3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है आपको तो बताना, मैंने ऐसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। अब यहाँ देखो एक्सेलेरेशन आप बी लिख दो। अब इसमें देखो, इसमें तो अब जब 12 से बड़ा था 10√3, तो 8 से ऑलरेडी बड़ा होगा। यस सर। यस सर। तो यहाँ देखो, यहाँ अगर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन लिखोगे बी के केस में, तो ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन 10√3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ बी। यस सर। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सेलेरेशन। यस सर। एक्सेलेरेशन ऑफ बी ये आ गया, और एक्सेलेरेशन ऑफ ए ये आ गया। कौन बड़ा है, अच्छा ये बताओ, ए का एक्सेलेरेशन बड़ा है कि बी का? बी का। ठीक है। पक्का ना?
यस सर, A2 minus यहाँ A1. 8 माइनस है, वहाँ 12 माइनस है, यस सर, तो इसका एक्सेलेरेशन बड़ा और इसका छोटा, तो वो कह रहा है कि डिफरेंस इन दोनों का क्या होगा। मतलब ए बी माइनस ए पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि नहीं बताओ। यस सर, ए बी माइनस ए पूछ रहा है, तो यहाँ minus लिखा दो डिफरेंस, एक्सेलेरेशन का डिफरेंस डेल्टा ए इज इक्वल टू ए बी माइनस ए ए बी कितना है भाई आपका 10√3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 10√3 माइनस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5। अब आप ध्यान से देखो तो 10√3 यहाँ प्लस में है और 10√3 यहाँ माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा क्या। यस सर, ये देखो ऐसे लिख देंगे हम, स्मार्ट बच्चा ऐसे करेगा। No sir, वैल्यू रख के उनकी वैल्यू 1.86 माइनस 1.064 आ रहा है. देखो तो सर A1 की वैल्यू 1.064 आ रही है, A2 की 1.86 गुड, तो ये हो जाएगा 4/8 सीधा 4/5। देख तो आया कि नहीं आया, ये बताओ। अरे 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4 बटा Yes, 5 sir. कितनी वैल्यू होती है सर इसकी? फिर इसे कैंसिल करके 0.8 ही आ रहा। आपका 0.79 आया था। नहीं सर, मेरा 0.8 आया था, वो किसी और का आया था। कोई नहीं, अच्छा है, मतलब ऑप्शन दूर दूर तक नहीं था उसमें, ठीक है। मतलब आपका 0.76 भी आता तब भी आप 0.8 ही लिखते, आपका 0.81 भी आता तब भी आप 0.8 ही लिखते। क्लियर है? यस सर, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.73 और भी होता है, 1.7333 होता है वो, यस सर। ठीक है। तो इसलिए ठीक है, कोई नहीं, 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कि नहीं आया, ये बताओ। सर एक क्वेश्चन था, हम्म, एक क्वेश्चन था लैडर पे. हाँ बताओ, पूछो पूछो पूछो। एक 4 मीटर लैडर leans against एक सेकंड बोलते रहना। लेंथ कितनी है? सर लेंथ नहीं दे रखी है. ये लेंथ 4 मीटर लैडर दिया हुआ तो है। एंगल 30 डिग्री, हाँ, वॉल फ्रिक्शनलेस है. एंगल 30 डिग्री कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से? सर वॉल से है या हॉरिजॉन्टल फिर से. फ्लोर से? सर वॉल से. वॉल से 30 डिग्री, ठीक है। सर लैडर का मास है 10 kg. मास ऑफ लैडर 10 kg, ठीक है। A human stands 1 meter up the ladder. 1 मीटर अप द लैडर, Yes sir. मतलब यहाँ पे होगा कहीं 1 मीटर पे है, Yes sir. मास ठीक है। ह्यूमन का मास 70 kg है. ठीक है, मास ऑफ ह्यूमन 70 kg हो गया, ठीक है भाई। कितने ऊपर है? 1 1 मीटर, meter. ठीक है। Minimum coefficient of static friction between the floor and the ladder. फ्लोर एंड द लैडर, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, म्यू पूछ रहा है, The निकाल ladder लो, कोई does दिक्कत नहीं। not slip. So ladder slip नहीं होनी चाहिए. हाँ क्लियर है, इसलिए मैं कह रहा ना वो, जिससे कि जस्ट स्लिप करने वाला हो, लेकिन स्लिप ना कर. मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है ना बच्चे। यस सर। मैक्सिमम के लिए आप उसमें जो है ना वो लगा दो, क्या नाम है, बढ़िया से पकायदा एकदम जो है ना गोला सा बनवा के उसमें फिट करा दो लैडर को। तो वो पूछता है आपसे कि मिनिमम से मिनिमम कितना फ्रिक्शन हो यहाँ पे जिससे कि लैडर स्लिप ना करे, उससे मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या कंडीशन होगी? कंडीशन जस्ट होगी क्या कि ये जो लैडर है ये फ्रिक्शन करने मतलब स्लिप करने वाला है, वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट या वो फ्रिक्शन फोर्स जिस पे ये लैडर जस्ट स्लिप करने वाला है। स्लिप कर दिया क्या? नहीं, स्लिप करने वाला है, उससे मैक्सिमम तो आप कुछ भी दे सकते हो। तो वो जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वही होगी कि जस्ट वो स्लिप करने वाला है। क्लियर है? तो अब देखो Yes, इसका sir. फ्रीवेयर डायग्राम बना देते हैं, काम खत्म। यहाँ पे फ्लोर पे, यहाँ पे सरफेस, इस वॉल और लैडर के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलो फ्रीवेयर डायग्राम बनाते हैं, इसका काम खत्म करते हैं। देखो इधर, देखो भाई, ड्रॉ द बॉडी। अब यहाँ ड्रॉ द बॉडी हो गया। सेल्फ वेट इसका कितना है?
मास है इसका 10 kg, तो सेल्फ वेट कितना हो जाएगा 100। 100 सेल्फ वेट हो गया इसका 100, ये हो गया 100 न्यूटन। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स है, हाँ क्यों है? क्योंकि एक आदमी इसके ऊपर चढ़ रहा है, तो आदमी का उसका अपना वेट भी तो होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यस yes सर sir और वो कहाँ पे होगा? लैडर पे ही होगा। yes तो उस sir आदमी का वेट यहाँ दिखाओगे, कितनी डिस्टेंस पे? यहाँ से 1 मीटर पे है, 1 meter ये 1 मीटर पे है। और ये जो सेल्फ वेट होगा वो कितनी डिस्टेंस पे होगा इसका? L/2 4/2, 2 2 मीटर पे। यस सर ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, यहीं पे जो है ना आदमी चढ़ रहा है इसके ऊपर, तो इस आदमी का अपना वेट दिखा दो। यहाँ पे कितना है इसका वेट? 70 ऐसे 70 दिखाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। kg अच्छा नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे अच्छा दिखाना चाहिए। ये ऐसे, सॉरी ऐसे, ये आदमी ऐसे, ठीक है। कितना? 70 kg है ना, तो यस सर 700 न्यूटन हो जाएगा यस सर कि नहीं? yes sir ठीक है, तो सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शंस एट ऑल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दो जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसको बी मान लो, इसके ए मान लो। तो बी पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ, तो इधर हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन एन बी। और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन हो गया एन ए, और यहाँ जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन हो जाएगा, ये स्लिप करेगा इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, और उस फ्रिक्शन का नाम दे दिया हमने एफ ए। एफ बी कितना है? 0। कोई दिक्कत नहीं है। कितने एंगल पे ये इंक्लाइंड है? ये है 30 एंगल 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो मुझे लगता है बच्चे ये कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए कि नहीं, बताओ। 60 yes sir क्या हम लोग इसको 60 लिख लें, चलेगा? इसको हम लोग 60 लिख लें, चलेगा? देखो यस सर ये 60 डिग्री चलेगा, चलेगा ना भाई? yes sir मैं क्यों लिख रहा हूं आप लोग जानते हैं इस बात, क्योंकि हमें मोमेंट लेने में थोड़ी आसानी होगी होगी। देखो इधर, अब समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई 0 कर दो, समेशन एफ एक्स 0 कर दो। एक्स डायरेक्शन में फोर्स बोलो कौन कौन सा है? एन बी है, एफ ए है, एन बी इज इक्वल टू एफ ए हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें। नो सर समेशन एफ वाई 0 कर लो, समेशन एफ वाई 0 करोगे, वाई डायरेक्शन में फोर्स बताओ। वाई डायरेक्शन में फोर्स एन ए अपवर्ड है, तो एन ए माइनस 100 माइनस 700, तो माइनस 100 माइनस 700 इज इक्वल टू 0। तो एन ए की वैल्यू कितनी हो गई? एन ए की वैल्यू हो गई आपकी 800 न्यूटन। 800 एन ए हो गया 800 भाई। अच्छा, एन ए की वैल्यू पता चल गई हम लोगों को, यस लेकिन सर एनबी की चाहिए, है एनबी की चाहिए चाहिए। बिना एनबी की निकाले आप एफ ए नहीं निकाल सकते, yes sir ठीक है। एनबी के लिए क्या करना होगा आपको? मोमेंट लेना होगा। किसके अबाउट? किसी पॉइंट के अबाउट। किसके अबाउट हम लोग पसंद करते हैं लेना? जहां मैक्सिमम फोर्स लग रहा हो। कहां मैक्सिमम फोर्स लग रहा है? ए पे, 7 नीचे। इसके अबाउट मोमेंट 0 कर लो, तो मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 कर लो। देखो क्या क्या है, एनबी के कारण मोमेंट आप बता सकते हो क्या? एनबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो। इसके लिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगी। यस सर कितनी होगी ये लेंथ, टोटल लेंथ 4 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल, ये 4 मीटर है आपका, तो ये हो जाएगा जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा। देखो ये 4 मीटर है, ये वाला 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला लेंथ जितना होगा उतना ही तो वो वाला भी होगा। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा अगर आप देखो तो 4 sin 60 होगा कि नहीं, बताओ? yes sir यस सर होगा ना? तो NB इंटू 4 sin 60, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब इस 100 का देखो,
100 के कारण जो मोमेंट होगा इस पॉइंट के अबाउट, ये तो हो गया 100, तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स। इस फोर्स से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? मुझे लगता है आप लोगों को पता है। देखो यही होगी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये वाली देखो, रेड कलर से लिखा मैंने, ये वाली, यही तो होगी Yes, परपेंडिकुलर यस इस सर, फोर्स के लिए, इस 100 के लिए। यस तो सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, तो बताओ ये डिस्टेंस इस ट्रायंगल के से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यस सर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेनस की लेंथ 2 है, तो इस 2 को तोड़ दो तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 2 cos 60 होगा कि नहीं बताओ? यस सर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2 cos 60। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी कैसे घुमाएगा ये इसको? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज माइनस। अच्छा, इस 700 के कारण भी मोमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर, क्यों नहीं होगा? ये भी तो लग रहा है उस पे। अच्छा दिखा दो भैया, लग रहा है तो। इधर देखो, ये 700 का ये हो गया फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो गया भाई, और ये फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से ये डिस्टेंस हो गई परपेंडिकुलर। क्या आप निकाल सकते हो इसको? यस सर निकाल सकते हैं। कितना होगा भाई? क्या ये 1 cos 60 हो जाएगा? यस सर, तो यस ये हो सर, जाएगा 700 इंटू 1 cos 60। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही तो घूमेगा, यस सर, माइनस। अच्छा, इन दोनों के कारण मोमेंट कितना होगा? Na और Fa के कारण? जीरो। तो जीरो, होगा कि नहीं यार? यस सर होगा, बराबर 0 हो गया। यहाँ से देखो एनबी की वैल्यू आ गई, NaFA 0 हो गया, ये खत्म हो गया। तो यहाँ देखो, ये है आपका 200 cos 60, ये है आपका 700 cos 60, तो 200 और 700 मिलके 900 cos 60 हो गया कि नहीं बताओ? यस सर, अरे ये भी निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में है, और ये भी cos 60 है, ये भी cos 60 है, तो ये 200 है, ये 700, 700 200 900 हो गया। तो 900 ये हो गया 900 cos 60, वो NB इंटू 4 sin 60 है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ हम सॉल्व करते हैं, देखो इधर यहाँ, तो ये हो जाएगा NB इंटू 4 sin 60 इज इक्वल टू 700 और 200 900 cos 60। ठीक, तो NB की वैल्यू यहां से देखो कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों? NB की वैल्यू हो जाएगी 900 इंटू cos 60 और sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60 डिवाइडेड बाई sin 60, क्या cot 60 हो जाएगा? cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1/√3 हो जाएगी। यस सर, तो 4 से इसको काट दो अगर काटना चाहो, और नहीं काटना चाहो मत काटो। तो NB की वैल्यू सीधी सीधी आ गई आपके पास, कितना? 900 डिवाइडेड बाई 4√3, ये हो गया NB न्यूटन। ठीक है बच्चे, NB की वैल्यू पता चल गई आपको। देखो NB की वैल्यू पता चल गई, तो FA की वैल्यू पता चल गई क्या? यस सर, NB की वैल्यू पता चल गई तो FA की वैल्यू पता चल गई। क्यों? क्योंकि FA इज इक्वल टू NB है, तो FA इज इक्वल टू NB, तो NB की वैल्यू है 900 डिवाइडेड बाई √4√3, तो हो गया FA। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट के लिए आपको म्यू इंटू Na करना पड़ेगा फ्रिक्शन को। तो म्यू इंटू Na इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 4√3। Na की वैल्यू कितनी है भाई? 800, देखा है आप लोगों ने पीछे? यस सर, म्यू इंटू 800 इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 4√3। मुझे लग रहा है मैं ही सीख रहा हूँ। नो सर, वैल्यू हो जाएगी आपकी 900 डिवाइडेड बाई 4√3 इंटू 8, इंटू 1/800। यस सर, ये पॉइंट नहीं है भाई, ये पॉइंट नहीं है, ये 800, ठीक है। तो देखो 0 2 0 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 8 चौका 32 √3। √3 का ऊपर नीचे डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू √3 का ऊपर नीचे डिवाइड कर लोगे तो हो जाएगा 9 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32। तो 3 3 का 9,
हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाई 32। यही होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यस सर। इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो अगर आपको लगता है। इसकी यस सर, value एक solve- क्वेश्चन मेरा भी था। हाँ, आदमी उसके सीढ़ी के ऊपर था ना। यस सर। हाँ, तो आदमी सीढ़ी के ऊपर होगा बच्चे, तो उसका वेट और वेट हमेशा किधर की तरफ होगा, धरती माता की तरफ। ऐसा नहीं कि वेट कैसे भी दिखा दो, ठीक है ना। आदमी चाहे जैसे भी हो, उल्टा हो, सीधा हो, कभी कभी क्या होता है कि पैर फंसा लेते हैं उसमें, तो चाहे वो जैसे भी होगा, लेकिन सेल्फ वेट उसका किधर की तरफ दिखाओगे, वर्टिकली अर्थ की तरफ, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डाउन धरती माता की तरफ दिखाओगे, बिना धरती माता की तरफ दिखाए काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कहने का सर, मतलब है सर की स्क्रीनशॉट लेनी थी। हाँ ले लो। कहने का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको निकालना हो, आपको कुछ भी करना हो, आपको तीनों इक्वेशन आप अप्लाई कर लो, समेशन fx0, समेशन fy0 और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो लैडर फ्रिक्शन कोई भी क्वेश्चन आपको दे, बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं। तो देखो ऐसे लैडर फ्रिक्शन और ये सब एडवांस से लेके मेंस तक पूछे गए। क्लियर है। तो मेरे बच्चों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्वेश्चन HC वर्मा से आप मंडे में बना के जरूर मिले, क्योंकि मुझे आपके जो है ना, मुझे आपके थोड़ा सा उस पे डाउट हो रहा है कि आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप मंडे में HC वर्मा बना के मिलोगे तो ही आगे हम सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे। ठीक है, और सर्कुलर मोशन पढ़ाते ही मैं वर्क एनर्जी में घुस जाऊंगा पक्का। ठीक है, सर्कुलर मोशन पढ़ाते ही वर्क एनर्जी में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, वर्क एनर्जी पढ़ते मोमेंटम, रोटेशन सब खत्म। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि किसी बॉडी को पुल करना आसान होता है एज कंपैरिजन टू पुश करने के। ठेला ले जाते, देखो ठेले पे केला लेके जाते हैं, संतरा लेके जाते हैं, सेब लेके जाते हैं, यस सर। सब्जी लेके जाते हैं, सब्जी वाले ठेला देखा है। यस सर। ठेले को वो पुल करके ले जाते हैं कि पुश करके, पुल पुश करके ऐसे पीछे से धक्का देते हैं उसमें। तो कहते हैं कि पुश करना कठिन होता है एज कंपैरिजन टू पुल करने के। क्यों? पहला क्वेश्चन। तो क्यों का जवाब है कि चूंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है। किस केस में? पुश के केस में। किस केस में? पुश के केस में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है। कैसे? देखो, इस एफ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एफ का इधर कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, और इस एफ का इधर कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो देखो, एफ कॉस थीटा से तो ये बॉडी आगे की तरफ जाएगी, लेकिन एफ साइन थीटा इसको दबाएगा, नीचे की तरफ दबाएगा कि नहीं, बताओ? यस सर। दबाएगा ना। ठीक है, इसे नीचे की तरफ दबाएगा। अब इसे नीचे की तरफ दबाएगा तो क्या बढ़ जाएगा इस पे? देखो इधर, यहां हो गया नॉर्मल रिएक्शन और यहां हो गया mg, मास ऑफ द बॉडी। अब ये आगे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो फ्रिक्शन हो जाएगा पीछे। अब ध्यान से देखो तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? अगर यहाँ नॉर्मल रिएक्शन देखो तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया एफ साइन थीटा प्लस mg, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन अगर बढ़ा तो फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा तो क्या फ्रिक्शन बढ़ जाएगा? तो पुश के केस में फ्रिक्शन बढ़ जाता है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, और नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से आपको कठिनाई होगी किसी बॉडी को आगे ले जाने। नहीं, आप समझ में आएगी। आपको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा किसी बॉडी को आगे ले जाने के लिए। क्लियर है? यस सर। ठीक। अब यही अगर पुल का केस ले लें, पूछा जाता है, ये आपके स्कूल में पूछा जाता है बच्चे, आप अगर ना थोड़ा सा कंसेप्ट लगा लो। और इसी पे वो वाला पिछला वाला क्वेश्चन था, ध्यान से देखो तो यही था कि नहीं था, बोलो। अब अगर इसको आगे की तरफ ले जाए ऐसे एफ फोर्स से किसी एंगल थीटा पे खींच के, तो देखो एफ के दो कंपोनेंट, इधर एफ का हो जाएगा एफ साइन थीटा और इधर एफ का हो जाएगा एफ कॉस थीटा। इसका mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, चूंकि बॉडी आगे जा रही है इसलिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ।
तो देखो यहाँ नॉर्मल क्या हो गया दूसरे केस में, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, तो दूसरे केस में नॉर्मल क्या हो गया बताओ? नॉर्मल हो गया आपका mg माइनस एफ साइन थीटा, हो गया कि नहीं बताओ? बोलो। यस सर। तो यहाँ नॉर्मल हो गया mg माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ नॉर्मल हो गया mg प्लस एफ साइन थीटा। mg प्लस एफ साइन थीटा होने की वजह से फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एन, वन कह लो इसे, वन इसे टू कह लो, टू, ठीक है। तो यहाँ हो गया फ्रिक्शन F2 म्यू इंटू N2, सेम सरफेस पे फ्रिक्शन यहाँ F2 हो गया और यहाँ सेम सरफेस फ्रिक्शन F1 हो गया। तो कौन बड़ा, F1 की F2? F1 बड़ा। तो ये अगर यहाँ देखो तो ये F1 बड़ा हो गया एज कंपेरिजन टू F2। इसका मतलब है पुल करने में आसान होगा कि पुश करने में? सॉरी पुल करने में। तो बताओ कि जो घास काटने वाली मशीन है उसको पीछे से ही क्यों चलाते हैं, आगे से क्यों नहीं खींचते? पूछा गया है। घास काटने वाली मशीन देखा है? यस सर। उसको पीछे से पकड़ के ऐसे दौड़ाते हैं, ऐसे दौड़ाते हैं ना? यस सर। आगे से क्यों नहीं दौड़ाते उसको? क्योंकि उसे दबा के चलेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लगेगा उस पर, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लगेगा तो घास अच्छे से कटेगी भाई मेरे। ठीक है। यस सर। ठीक, ओके।